गरीब बहू का ड्रीमी डेस्टिनेशन वेडिंग। सुबह का समय होता है। निशा काम पर जाने की तैयारी कर रही होती है। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, लगता है आज आने में देर हो जाएगी। मैनेजर का फोन आया था, कह रहे थे कि एक बहुत बड़े घर में मंडप सजाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बेटा, मुझे तो शर्म आती है, हम कैसे माँ बाप हैं। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है और तू दूसरों के यहाँ फूलों से मंडप सजाती फिरती है। मैं भी कैसा पिता हूँ जो अपनी जवान बेटी को घर से बाहर काम करने भेजता हूँ। आप दोनों ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। पिताजी, वैसे भी आप कैंसर से जूझ रहे हैं और मुकुल की हालत भी आप जानते हैं। ये सुनकर बरसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मुकुल वहां आ जाता है और निशा का दुपट्टा पकड़ लेता है। दीदी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। नहीं मेरे प्यारे भाई, बाहर बहुत खतरा है। आज मैं तेरे लिए किंडर जॉय लेकर आऊंगी, ठीक है। इतना कहकर निशा घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद निशा होटल पहुंच जाती है, जहां उसका मैनेजर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। आओ निशा, आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। पूरे मंडप की फूलों से सजावट तुम्हें अपने हाथों से करनी है। तभी बाकी स्टाफ भी वहां पहुंच जाता है। सर बताइए, किसे किस एड्रेस पर जाना है। मैनेजर, निशा और बाकी स्टाफ गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद निशा घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में कमला मिल जाती है। अरे निशा बेटा, जरा समय पर भी घर आया करो, कितनी रात हो गई है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को जरा भी चिंता नहीं। पता नहीं दूसरों के मंडप सजाते सजाते तुम अपनी शादी का मंडप कभी सजा भी पाओगी या नहीं। आंटी जी, आप मेरे काम की चिंता मत कीजिए। और रही बात मेरी शादी की, तो देख लेना, एक दिन मेरी भी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग जरूर होगी। इतना कहकर निशा घर चली जाती है। घर पहुंचते ही बरखा निशा के उतरे हुए चेहरे को देखकर चिंतित हो जाती है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज फिर किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? हाँ माँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काली बिल्ली की तरह हमेशा मेरा रास्ता काटते रहते हैं, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तभी मुकुल दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। दीदी दीदी, मेरा किंडर जॉय लाई ना। हाँ मेरे प्यारे भाई, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये ले तेरा किंडर जॉय। मुकुल खुशी खुशी किंडर जॉय खाने बैठ जाता है। निशा चूल्हे पर पूरे परिवार के साथ आलू की सब्जी और रोटियां बनाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। हे भगवान, लगता है अब मेरे जाने के दिन करीब आ गए हैं। पिताजी शुभ शुभ बोलिए, अभी मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। निशा कमरे से दवाई लाकर रजनीश को देती है। दवाई खाने के कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह निशा काम पर जाने के लिए तैयार होती है। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, आप पिताजी और मुकुल का ध्यान रखना। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, अपना ध्यान रखना। निशा के जाते ही मुकुल आंगन में पड़े पत्थर उठाकर सामने वाले घर की तरफ फेंकने लगता है। तभी पड़ोसन विमला गुस्से में बाहर निकल आती है। अरे ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा ये पागल बेटा हमें चैन से क्यों नहीं रहने देता? इसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ। विमला की ऊंची आवाज सुनकर निशा वापस दौड़ कर आ जाती है। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भाई की हालत तो आप जानती ही हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बार उसे माफ कर दीजिए। विमला वहां से चली जाती है। निशा मुकुल को प्यार से अंदर ले जाती है। मुकुल, अच्छे बच्चे किसी को परेशान नहीं करते, चल तू अपने खिलौनों से खेल। मुकुल चुपचाप अपने खिलौने से खेलने लगता है। वहीं निशा की आंखें नम हो जाती हैं। निशा फिर से अपने काम पर चली जाती है। उधर मैनेजर और पूरा स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त होता है। तभी मैनेजर के फोन की घंटी बजती है। जी 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 बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं आपकी शादी की सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी। हाँ, आप होटल का नाम बता दीजिए। होटल वेदांता। ठीक है सर, हमारी टीम समय पर पहुंच जाएगी। फोन करते ही मैनेजर पूरी टीम के साथ होटल वेदांता पहुंच जाता है। वहां सभी लोग शादी की सजावट की तैयारियों में जुट जाते हैं। देखते ही देखते पूरा होटल फूलों की खूबसूरत सजावट से महक उठता है। निशा गेंदा के फूलों से स्टेज की सजावट कर रही होती है। मैनेजर उसके पास आता है। निशा, क्या तुम यहीं सजावट करती रहोगी? हाँ, अभी बहुत काम बाकी है। फोटोशूट वाले सेक्शन में भी फूलों की सजावट करनी है, जल्दी वहां पे जाओ। जी सर, अभी जाती हूँ। इतना कहकर निशा फोटोशूट वाले स्टेज की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एक लड़की के साथ छिपकर बातें कर रहा होता है। बस आज की रात की बात है, कल शादी होते ही इन अमीर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कितना बड़ा खेल खेला है। पहले उनकी बेटी को अपने प्यार में फंसाया, अब उससे शादी करके सारी दौलत अपने नाम कर लूंगा, फिर उसे तलाक देकर निकाल दूंगा। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुरा देती है। किसी को क्या पता कि आपकी असली पत्नी तो मैं हूँ।
हमने कितना शानदार प्लान बनाया है, बस कल तक हमारा ये राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए। रोहन मुस्कुराते हुए काजल को गले लगा लेता है। तभी वहां से गुजर रही निशा उनकी सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी पहले से शादीशुदा है और अब एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शाम का वक्त होता है। मेहंदी फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा मेहमान हैं। मुझे सबसे पहले लड़की के भाई को ये खबर देनी होगी। वहीं सभी मेहमानों के साथ मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली गाने पर डांस चल रहा होता है। अगली सुबह निशा लड़की के भाई मनोज को ढूंढते हुए उसके पास आती है। देखिए, मुझे आपको बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। यहाँ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। तभी वहां मनोज का दोस्त आ जाता है। अरे यार, तो भी यहाँ किस काम में लगा हुआ है? चलना जल्दी, बारात के स्वागत की तैयारी करते हैं। मनोज अपने दोस्त के साथ वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ देर बाद मनोज किचन में होता है। तभी निशा उसके पास आती है। देखिए, आपकी बहन जिस लड़के से शादी करने वाली है वो पहले से ही शादीशुदा है। आप अपनी बहन को बचा लीजिए, वरना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे तुम पागल हो क्या? और कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? हमने तो पूरी जांच पड़ताल की है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने जांच पड़ताल की होगी, लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, मेरे पास पूरा सबूत है। निशा मनोज का वीडियो दिखाती है जिसमें रोहन और उसकी पत्नी की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। वीडियो देखकर मनोज हैरान रह जाता है। ओह गॉड, ये इतना बड़ा चीटर है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इतने सारे मेहमान आ चुके हैं, अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी बहन के पास जाइए, उसे सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इतना बड़ा सच अपनी बहन को कैसे बताऊं। देखिए, मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे पूरा सच पता है। मनोज और निशा सीधे प्रीति के पास जाते हैं। वहां प्रीति लहंगा पहनकर तैयार हो रही होती है। देखो प्रीति, जिस दूल्हे से तुम्हारी शादी होने वाली है वो एक नंबर का फ्रॉड, चीटर और धोखेबाज है। वो पहले से ही शादीशुदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास सारे सबूत हैं, तुम ये वीडियो देखो। वीडियो देखकर प्रीति हैरान रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। निशा प्रीति को संभालती है। मेरे साथ नीचे चलो प्रीति, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसने एक लड़की की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। प्रीति, मनोज और निशा नीचे आते हैं। प्रीति जोर से रोहन को थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? हिम्मत भी मत करना हाथ उठाने की, वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। और रुको, अभी पुलिस को फोन करते हैं। अरे भाई, आखिर बात क्या हुई? निशा सबको सारी सच्चाई बता देती है। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारी वजह से ही हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? सभी मेहमान निशा की हिम्मत की तारीफ करते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। मनोज मैनेजर को पैसे दे रहा होता है। तभी वो निशा के पास आता है। निशा, आज तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्ती? लेकिन हम दोनों तो बहुत अलग हैं और मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत जान लिया और परख लिया है। मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। निशा घर आती है। बेटा, आज तो तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होगा। माँ बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सिलाई का काम भी तो करती हूँ। कल मोहल्ले में सिलाई सेंटर का बोर्ड लगा दूंगी। अभी आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ऐसे बोलकर निशा खाना बनाने लगती है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और सो जाता है। दोपहर का समय होता है। निशा झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ पड़ोसन रेखा आती है। अरे बेटा, मेरे 4 से 5 सूट हैं, उनकी सिलाई कर देगी क्या? हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने बाहर बोर्ड लगवाया है सिलाई के लिए। बेटा, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, तेरे साथ की लड़कियों के रिश्ते हो चुके हैं, सब अपनी शादी की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन तेरे हालात देख, तू इस उम्र में अपने माँ बाप का बोझ उठा रही है। नहीं नहीं आंटी जी, माँ बाप बोझ नहीं हो सकते। उन्होंने हमेशा मेरे लिए बहुत मेहनत की है। बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? आप मुझे सूट दे दीजिए, मैं कल शाम तक आपके सारे सूट तैयार कर दूंगी। कुछ देर बात करके रेखा वहां से चली जाती है। शाम का वक्त होता है। तभी मनोज का फोन आता है। कैसी हो निशा तुम? फोन क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है? अभी मेरा मन था तुमसे बात करने का। दोस्ती की है तो बात तो करेंगे ही ना। ऐसी कुछ देर दोनों फोन पर बात करते हैं। तभी वहां बरखा आती है। अरे निशा बेटा, हंस हंस कर किससे बतिया रही है? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं माँ, बस अभी आती हूँ। ये तो मेरी एक सहेली का फोन था।
ऐसे बोलकर निशा फोन रख देती है और किचन में जाकर खाना बनाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह निशा बरखा के सिर में तेल लगा रही होती है, तभी वहां काजल आती है। अरे यार, तू कभी घर से बाहर की दुनिया भी देख लिया कर। और भूल गई, सावन चल रहा है, झूला भी तो झूलना है ना। जल्दी चल, सारी लड़कियां नीम के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर वहाँ सभी सहेलियों के साथ बतियाने का मौका मिलेगा। चल जल्दी चल। ऐसे ही दोनों नीम के पेड़ के नीचे आ जाती हैं। वहीं सभी लड़कियां झूला झूल रही होती हैं, तभी वहीं खड़ी कमला बोलती है। अरे भाई लड़कियों, ये तो बताओ, सावन का महीना चल रहा है, शिव जी भगवान से अपनी शादी के लिए क्या क्या मांग रही हो? आंटी जी, मैंने तो सोच रखा है कि मैं अपनी शादी बिल्कुल डेस्टिनेशन वाली करवाऊंगी, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का होगा, मेरी पसंद का लहंगा और बड़ा सा होटल। और आंटी, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं दूल्हा भी अपनी पसंद का ही चुनूंगी। लड़की की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तू तो पूरी की पूरी पागल है। तभी कमला निशा की तरफ देखती है। निशा बेटा, तू तो बता, तूने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा? तुझे कैसी शादी करनी है? आंटी जी, मैं तो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग कराऊंगी, सब कुछ मेरी पसंद का होगा। बस फिर तो भूल ही जा। तेरी कभी ड्रीम डेस्टिनेशन वाली वेडिंग होगी नहीं, ये सब तो अमीर लोग ही कर सकते हैं, और तू तो बस दूसरों की शादियों के मंडप ही सजाती रहेगी। सब लोग कमला की बातों पर हंसने लगते हैं। वहीं निशा उदास मन से अपने घर आ जाती है। तभी मुकुल आता है। दीदी दीदी, आप झूला झूलने गई थी, मुझे क्यों नहीं लेकर गई थी? मुझे भी तो आपके साथ जाना था ना। मुकुल, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, दूर हट जा मुझसे, वरना बहुत जोर का चांटा लगाऊंगी। तभी वहां बरखा आती है। निशा क्यों बाहर वालों का गुस्सा मुकुल के ऊपर निकाल रही है? बेटा शांत हो जा। अच्छा बता, मुझे क्या बात हुई? कुछ नहीं माँ, बस ना जाने कब तक मुझे इस गरीबी से ऐसे ही जूझना पड़ेगा। ऐसे बोलकर निशा किचन में जाकर काम करने लगती है। तभी मैनेजर का फोन आता है। अरे निशा, काम पर नहीं आना क्या तुम्हें? हाँ, मैं कल सुबह जरूर आऊंगी, आज तो कुछ काम था। ऐसे बोलकर निशा फोन रख देती है। रात का समय होता है। तभी मनोज का फोन आता है। निशा फोन उठाती है। अरे इतनी रात गए फोन क्यों कर रहे हो? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना, तो पक्का हम दोनों को डांट पड़ेगी। प्यार किया तो डरना क्या? क्या बोला तुमने? क्या बोला था? अच्छा, तुम मुझसे मिल सकती हो क्या? मेरा तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन है। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ सकती, मुझे कल भी काम पर जाना है। अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसे बोलकर निशा फोन रख देती है। अगली सुबह निशा होटल पर काम के लिए जाती है। तभी वहां मनोज आता है। निशा उसे देखकर हैरान हो जाती है। ओह गॉड, तुम अचानक से यहाँ कैसे प्रकट हो गए? अरे भाई, तुम तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, मुझसे नहीं रहा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे होटल आ जाऊं। मुझे तो होटल का एड्रेस पता था। अच्छा, खड़ी रहोगी या फिर कहीं घूमने फिरने भी चलें? मैं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत काम है। मैंने मैनेजर से भी बात कर लिया, तुम मुझे कहीं लेकर तो चलो। अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों मंदिर चलते हैं। तभी दोनों मंदिर आते हैं। अरे निशा बेटा, आज तो बड़े दिनों बाद आई हो, सब कुछ ठीक तो है? निशा पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। हाँ पंडित जी, सब कुछ ठीक है, बस काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि आना ही नहीं हो पाया। आज तो साथ ही गौशाला में भी गौ माता की सेवा करके आऊंगी। ऐसे बोलकर निशा गौशाला की तरफ आती है। वहीं बाहर लगी दुकान से निशा अपने पैसों से गौ माता के लिए बिस्किट लेती है और गाय को खिलाती है। निशा, आज तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। तुम जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी दोस्ती को प्यार में बदलना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? और प्यार? तुम हमारे दोनों के स्टैंडर्ड तो देखो। मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, परिवार वालों को मैं खुद मना लूंगा। बस तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो। निशा शर्माते हुए मनोज का हाथ थाम लेती है। मनोज खुशी से झूम उठता है। आपको क्या लगता है, क्या निशा की ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग होगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगली सुबह मनोज अपने पूरे परिवार के साथ चमचमाती गाड़ियों में निशा के घर के बाहर आ जाता है और बाहर खड़े होकर निशा को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। तभी निशा, बरखा और मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मनोज जी, क्या पागलपन है? तुम अंदर तो आओ, बाहर से ही क्यों चिल्ला रहे हो? आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज करता हूँ। आई लव यू निशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी बरखा निशा की तरफ देखती है। निशा बेटा, ये कौन है और तुझसे इतना प्यार करता है? देख, तूने कभी बताया क्यों नहीं कि तू किसी लड़के को दिल से चाहती है? यही अच्छा मौका है, तू हाँ कर दे। निशा शर्माते हुए हाँ कर वहीं पड़ोसन कमला बोल पड़ती है।
अरे रे, ये क्या बेशर्मी मचा रखी, इतने बड़े घराने का लड़का देखो सरेआम घुटनों के बल बैठ कर प्रपोज कर रहा है। बहन जी, खुशी की बात है, कम से कम निशा बिटिया के भाग्य तो जागे। अरे ये तो शुरुआत है, देखते हैं इसकी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग होती भी है या नहीं। लड़के वाले कहाँ सोना और ये लोग कहाँ मिट्टी। ऐसे बोलकर कमला वहां से चली जाती है। बहू, हम तो सच में बहुत ज्यादा खुश हैं और दिल से तुझे अपने घर की बहू मान चुके हैं। बहन जी, हम लोग आपकी कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी बिटिया खरा सोना है, आपको कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होने देगी। इसमें कोई शक ही नहीं, आपकी बेटी तो खरा सोना नहीं हीरा है। अच्छा, अब तो बस आप लोग जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। ऐसे बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। निशा कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही होती है, तभी वहां काजल आती है। सुना है निशा, तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, इतने बड़ी घराने का लड़का तूने फंसा लिया। लेकिन तू ये तो सोच, तू उनकी बराबरी की शादी कर भी पाएगी या नहीं। तुम लोग के यहाँ तो खाने के दाने नहीं रहते और वो तो इतने बड़े घराने के हैं। काजल की बात निशा को तीर की तरह चुभती है और वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर आती निशा चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ निशा बेटा, तू तो पानी लेने गई थी लेकिन गुमसुम क्यों बैठ गई। माँ, वो लोग इतने अमीर घराने के हैं और हम कहाँ गरीब, हम उनकी जैसी शादी नहीं कर पाएंगे। बेटा, मेरे पास गिरवी रखने के लिए सिर्फ ये मकान ही है, मैं इसको ही गिरवी रख दूंगी और तेरी शादी में जितना हो सकेगा लगा दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने परिवार की छत उजाड़ कर अपना घर नहीं बसा सकती। ऐसे बोलकर निशा कमरे में चली जाती है और मनोज को फोन करती है। देखो मनोज, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और मैं मानती हूँ कि तुम बहुत अमीर घराने के हो और तुम्हारी शादी को लेकर बहुत सपने होंगे, लेकिन मैं शादी बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से चर्च में करना चाहती हूँ। माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वे मेरी शादी में लगा सके। अरे बाबा, शादी कैसी भी हो, मुझे तो सिर्फ तुमसे शादी करनी है। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी होटल में होगी, चर्च में होगी या मंदिर में। मैं कल सुबह ही अपने पूरे परिवार के साथ चर्च में तुमसे शादी करने के लिए आऊंगा, तुम तैयार है ना। ऐसे बोलकर मनोज फोन रख देता है। वहीं निशा अपने हाथ से व्हाइट कलर का गाउन पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ चर्च में जाती है। तभी पड़ोसन कमला बोलती है, हमने तो सुना था कि निशा की ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो हींग लगी ना फिटकरी और फटाक से बहू आ गई। अरे हाँ, ये तो वही बात हो गई कि 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ और बेटी की विदाई कर दी। आप लोग मेरी खुशियों में शामिल होने आए हैं या मुझे बद्दुआ देने के लिए? फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी कैसे हो रही है, मैं सिंपल और साधारण तरीके से शादी करके ही खुश हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, शादी इतनी सादगी भरी हो रही है, हमारे लिए तो हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मनोज और निशा की चर्च में शादी हो जाती है। विदाई का समय होता है। दीदी दीदी, मुझे भी अपने साथ चलना है, अपने साथ ही लेके चलो ना। अरे रे, इस पागल का क्या होगा। बस आंटी जी, कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, आपके अंदर जरा भी दिल नहीं है क्या? बहू, तुम फालतू के लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने लगी है। वहीं निशा अपने पूरे परिवार से गले लगती है और गाड़ी में बैठकर ससुराल चली जाती है। छुआरी बड़ी धूमधाम से निशा का गृह प्रवेश कराती है। तभी वहां खड़ी प्रीति बोलती है, भाभी, आप थक गई होंगी, आप अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाइए। प्रीति और मनोज अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी जीवन संगिनी के रूप में मेरे साथ हो। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात का मान रखा और बिल्कुल सादगी भरे रूप से शादी की है। ऐसे ही दोनों रात भर बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां कविता आती है। चुवारी, ये क्या किया तूने, इतने गरीब घर की बेटी को अपने अमीर घराने की बहू बना लिया। कुछ तो सोच लिया होता, अब ये गरीब तेरे सिर पर ही चढ़कर बैठेगी। देखो कविता, तुम मेरे घर आई हो, मैं तुम्हारा बहुत मान सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलो, वरना तुम जा सकती हो। कविता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रात का समय होता है। मनोज लाइब्रेरी रूम में जाकर किताबें पढ़ने लगता है। वहीं उसी समय रोजाना की तरह निशा डायरी लिखती है और डायरी लेकर लाइब्रेरी रूम में रख देती है। मनोज जैसी किताब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी रूम में जाता है तो अचानक निशा की डायरी खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें निशा की ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में लिखा होता है। अरे, ये मैं कैसे भूल गया कि मेरी पत्नी के कुछ सपने भी होंगे। मैंने कभी उसके दिल की बात जानने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा हुआ आज मुझे ये डायरी मिल गई। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी पत्नी को हर वो खुशी दूं जो वो डिजर्व करती है। मनोज कमरे में चला जाता है। आप इतनी देर से लाइब्रेरी रूम में क्या कर रहे थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसी किताबें पढ़ रहा था। फाइनली आज मुझे जो सच पता चलना चाहिए था वो पता चल गया है। अब तुम सो जाओ,
बहुत रात हो गई है। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग एक साथ चाय पी रहे होते हैं, तभी मनोज बोलता है, पिताजी मुझे मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहते हैं कि तुम दोबारा से शादी करो। एक सिंपल शादी हुई और एक डेस्टिनेशन वाली वेडिंग होगी। मनोज बेटा, आज से पहले तो तूने मुझे ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में नहीं बताया, आज क्या हुआ अचानक से? माँ, ये आपकी बहू का ही सपना है, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो तो मैंने उसकी डायरी में पढ़ लिया, जिससे मुझे पता चल गया। निशा बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए अपने परिवार की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए अपने सपने को ही मार दिया, लेकिन अब मैं उसके सपनों को उड़ान दूंगा। हाँ भैया, हमारा फर्ज बनता है भाभी को हर खुशी देने का। और देखिए, आज इन्हीं की वजह से तो मैं अपने जीवन में इतना खुश हूँ, वरना मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाती। सभी लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, नेक काम में देरी कैसी, मैं तो अभी अपनी बहू को लेकर शॉपिंग के लिए जाती हूँ। छुआरी निशा को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है, तभी वहां रेखा मिलती है। अरे बहन जी, आप लोग यहाँ लगता है सास बहू के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, शॉपिंग करने आए हो। लेकिन आप तो यहाँ लहंगे देख रहे हो, किसकी शादी है? मैं फिर से अपनी बहू की ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग कराऊंगी, जो मेरी बहू ने सोच रखा है, उसी की शॉपिंग पर आए हैं। छुआरी के मुंह से सारी बात सुनकर निशा हक्की बक्की रह जाती है। माँ जी, क्या सच में आप मुझे इसलिए यहाँ लेकर आई हो? हाँ बहू, हमें सारा सच पता चल गया है, अब तेरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे ही दोनों शॉपिंग करती हैं, लहंगा लेकर घर आती हैं। अरे भाई, आ गए तुम दोनों। सही किया, तुमने शॉपिंग का काम खत्म कर लिया। मैंने सारे मेहमानों को फोन करके बता दिया है कि हम लोग शादी हिमाचल के त्रियुगी नारायण मंदिर में कर रहे हैं, जहां शिव पार्वती जी की शादी हुई थी। बिल्कुल ऐसी शादी करेंगे जैसे हमारी बहू के सपने में है, तो सब देखते रह जाएंगे। तभी वहां मनोज हाथों में ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग का कार्ड लेकर आता है और पीछे से आकर निशा की आंखों पर हाथ रख लेता है। भाभी, सरप्राइज, ओपन योर आईज। कार्ड देखकर निशा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे भाई, हम तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं, और आगे आगे देखो क्या होता है। मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, कल सुबह से ही सारी गेस्ट हमारे घर आ जाएंगे। मैंने तो सब लोगों के लिए वॉल्वो बस बुक करा दी है, हसीन वादियों से घूमते हुए जाएंगे। सभी लोग ऐसी बातें करते हैं। सुबह का वक्त होता है, सारे मेहमान, निशा का पूरा परिवार और सारी पड़ोसनों को भी बुलाया जाता है। अरे भाई, हमें क्यों बुलाया, आखिर बात क्या है? देखिए, हम हमारी बहू की ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं, आप सभी लोगों का आना बहुत जरूरी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप सब लोग बस में जाकर बैठ जाइए। सभी लोग बस में बैठकर हिमाचल की हसीन वादियों और पहाड़ियों से घूमते हुए होटल पहुंचते हैं। वहीं मनोज निशा के लिए प्राइवेट जेट करता है। दोनों प्राइवेट जेट में बादलों को चीरते हुए पहुंचते हैं। सभी लोग होटल में इकट्ठा हो जाते हैं। रात का समय होता है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है। क्यों ना हम सब अंताक्षरी खेलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी फ्रेंड की शादी है, आखिर अंताक्षरी तो होनी चाहिए। सभी लोग अंताक्षरी में गाने गाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं। सफेद कमल के फूल, गेंदे के ताजे फूल, 7 पंडित मंत्रोच्चारण और शंखनाद के लिए तैयार होते हैं। मंदिर को फूलों और खूबसूरत सजावट से सजाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि स्वर्ग में शादी हो रही हो। मंदिर के नीचे नदी होती है। नदी में नाव पूरी तरह फूलों से सजी होती है। वहीं निशा पार्वती की तरह तैयार होकर मंदिर के पास सीढ़ियों पर आती मनोज पहले से खड़ा होता है और सारे नौकर और स्टाफ उन पर फूल बरसाते हैं। सीढ़ियों पर रंग बिरंगी लाइटें और दिए लगे होते हैं। ऊपर आसमान में सैटेलाइट के अनुसार खूबसूरत तरीके से सभी भगवानों की मूर्तियों का प्रदर्शन होता है। हसीन वादियां, हिमाचली ढोल, तमाशा और नगाड़े बज रहे होते हैं, जिन्हें देखकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे सपनों की शादी को हकीकत में बदल दोगे। तुम्हारे लिए मैं जितना करूं वो भी कम है। तभी वहां खड़ी कमला बोलती है, अरे बाप रे, ऐसी शादी तो हमने कभी नहीं देखी, ना कहीं सुनी। सच में ये तो सबसे हट के शादी है। वहीं कैमरामैन सारी शादी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। भाभी, शादी में ऐसा धमाल मचाना है कि सब लोग आपको और भैया को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें और कमेंट करें। अरे भाई, इस लड़की को तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया की पड़ी है। सभी लोग चरण सिंह की बात सुनकर हंसने लगते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची की जिंदगी में इतनी खुशियाँ। प्रभु तेरा हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद। शिव भगवान, आज मेरी बेटी की तुम्हारे मंदिर में ही शादी हो रही है। मेरी बेटी और दामाद की जोड़ी हमेशा शिव पार्वती की तरह बनी रहे। हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे।
ऐसे ही कुछ देर में दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऊपर आसमान से फूल बरसने शुरू हो जाते हैं। रंग बिरंगी लाइटें, चमचमाता आसमान, फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट के साथ शंखनाद और मंत्रोच्चारण होता है। निशा और मनोज पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों सदा खुश रहो। आशीर्वाद देते हुए पंडित जी मंदिर के भस्म दोनों के माथे पर लगाते हैं। भाई सच में इनके जैसी शादी तो किसी की नहीं हुई होगी। देखो तो यहाँ पिक्सल लाइट, एलईडी लाइटिंग, स्मोकी इफेक्ट, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो ऊपर आसमान में ऐसे नजर आते हुए सभी भगवानों का आशीर्वाद देना। बाबा ये तो मेरे दिल को ही छू गया। लोग शादी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं निशा खुशी खुशी भगवान शिव का मन ही मन धन्यवाद करती है। भाई शादी तो संपन्न हुई, पूरा परिवार अब घर चलिए। सभी लोग हिमाचल की हसीन वादियों को देखते हुए बस में बैठकर घर आते हैं। मनोज और निशा हेलीकॉप्टर से आते हैं। फाइनली मेरी बहू घर आ गई। सभी नौकर रेड कारपेट बिछा देते हैं और फूलों की थाल लेकर खड़े हो जाते हैं। भाई इनके यहाँ तो सच में सबसे हटके और अलग शादी हुई है, ऐसी तो कहीं देखने को ही नहीं मिली। और अब बहू का स्वागत तो देखो कितनी धूमधाम से कर रहे हैं। अरे लड़की के तो भाग्य जाग गए। अरे इस गरीब के भाग्य जाग गए। देखो तो वरना कहाँ गरीब की लड़की और अब पूरे घर पर अपना हुक्म चलाएगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने पर तुली हुई हो। मैं तो अपनी बहू को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। माँ आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, भाभी के गृह प्रवेश की तैयारियां कीजिए। निशा और मनोज रेड कारपेट पर चलकर घर के अंदर आते हैं। चारों तरफ लाइटें लगी होती हैं, फूल बरस रहे होते हैं और ऊपर से ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। चलो भाई, सारी शादी की तैयारियां और सब कुछ अच्छे से हुआ। अब शादी भी संपन्न हो गई। सब लोग थक चुके हैं, आप अपने कमरे में आराम करो। सभी लोग आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सारे मेहमान अपने घर लौट जाते हैं। रात का समय होता है। निशा फूलों से सजे बेड पर बैठी होती है। तभी वहां मनोज आता है। निशा, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम खुश तो हो ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी और थैंक यू सो मच। आपने मेरी खुशियों को इतना मान सम्मान दिया है। ऐसे ही रात भर प्यार भरी बातें करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। घर का समय होता है। निशा चुपचाप बैठी होती है। तभी वहां मनोज आता है। तुम क्यों इतनी गुमसुम बैठी हुई हो? क्या हुआ? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। शादी के चक्कर में दोनों बिल्कुल ठीक हैं और 2 दिन बाद पिताजी का भी और मुकुल का भी एक बड़े अस्पताल में ट्रीटमेंट है। हाँ बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी बातें हो चुकी हैं, अब तू आराम कर। ऐसे बोलकर छुआरी चली जाती है। निशा, तुम्हारे और क्या सपने हैं? मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनना चाहती हूँ। गरीबी के कारण मैं अपने सपनों को कभी उड़ान नहीं दे पाई, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर आपका साथ मेरे साथ है तो मुझे जिंदगी में हर खुशी मिल सकती है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सपनों को उड़ान दूंगा। मेरा फर्ज है कि मैं हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूं और तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझूं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। मनोज निशा के सारे घर के हालात को ठीक कर देता है। निशा का भाई और पिता पहले की तरह सही हो जाते हैं। निशा रोजाना पढ़ती है। एक दिन मनोज निशा को अपने साथ ऑफिस में लेकर जाता है। ऑफिस के सभी स्टाफ निशा को सलाम करते हैं। ये सब देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है। अरे मैडम साहिबा, ये यहाँ बैठिए। आज से आप इस ऑफिस की सीईओ हैं। आज से इस ऑफिस की मालकिन आप हो। खुश तो हो ना अब तुम? थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। एक गरीब लड़की के सारे सपने आपने पूरे किए, मुझे इतना प्यार दिया। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले। ऐसी दोनों रोजाना अब ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। खुशी खुशी पूरा परिवार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। आपको क्या लगता है, क्या आज के टाइम में कोई पति अपनी पत्नी के सपनों को अहमियत दे सकता है या नहीं? क्या वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।